अब आज अब्राहमिक तो अकॉर्ड को लेकर आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। या चुप देखिए, रहती भारत वो लेवरेज खो चुका है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी वो अब है नहीं, और इसके लिए भारत सरकार की जो मोदी सरकार है उसकी डिप्लोमेसी उसके लिए जिम्मेदार है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधिवार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है, और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। और आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, शांति वार्ता हो चुकी थी, सीज फायर था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बातचीत चल रही थी, और बीच में अमेरिका का ये हमला, युद्ध आगे बढ़ेगा? ये क्यों करना पड़ गया उनको? अंकुर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मैंने बहुत पहले आपके ही प्रोग्राम में यह कहा था कि देखिए बीच बीच में थोड़े बहुत छिटपुट घटनाएं होंगी। हाँ। और उससे यह नहीं समझना चाहिए कि दरअसल जो सीज फायर हुआ है वो सीज फायर खत्म होने वाला है। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि दरअसल ट्रंप बुरी तरीके से इस युद्ध में फंस गए हैं, वो इससे निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। अब जबकि वो इस युद्ध से पूरी तरीके से निकल चुके हैं तो क्यों दोबारा युद्ध में कूदना चाहेंगे? क्यों अपनी जो फजीहत कराना चाहेंगे? तो ये सब कोशिशें इसको दो तरीके से देखी जा सकती है। एक, जो आपने कहा, तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला यह है कि ईरान के मिसाइल भंडार पे अमेरिका की बमबारी, दूसरा कतर के अंदर बातचीत, और तीसरा ट्रंप का अब्राहम एकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक, आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं और तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसमें एक थ्रेड है और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली चीज ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल ईरान के मिसाइल भंडार पर अमेरिका ने क्यों हमला किया ऐसे वक्त में, जबकि कतर में बातचीत चल रही है, और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक एकॉर्ड करें। अब इन तीनों को जोड़िए। सबसे पहले शुरू करते हैं अब्राहमिक एकॉर्ड से। अब्राहमिक एकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ शांति वार्ता पे तैयार हो जाए। यानी वो ये मान लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है, इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म कर दें। 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक एकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है। सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी और यह माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक एकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडेन आए और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक एकॉर्ड पे नहीं पड़ा। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो दूसरी बार की शुरुआत में एक बार भी उन्होंने अब्राहमिक एकॉर्ड की बात नहीं की, सीधे ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो सीधे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और अब वो अब्राहमिक एकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो ये
कि कहीं ना कहीं वो इजराइल को और नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू लगातार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करेगा, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो दोबारा हमले के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। तो ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो युद्ध से सब काम नहीं होते, लेट मी ट्राई। तो एक तो उसका ये अर्थ हुआ, और उसी के साथ साथ अब आप ये जोड़िए जो उन्होंने अमेरिका ने ईरान के मिसाइल भंडार के ऊपर हमला किया, वो भी दरअसल नेतन्याहू को यह समझाने की कोशिश है कि ठीक है एक शरारती बच्चा है, वो बार बार जिद कर रहा है, तो चलो तुम्हारे लिए हम टॉफी ला देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुकान लूटने के लिए वो जा रहे हैं। टॉफी लाके उनको दे रहे, देखो तुमने कहा था, थोड़ा सा मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बातों को मान रहा हूं और उनके ऊपर मैंने हमला कर दिया है। तो अब्राहमिक एकॉर्ड, ईरान के ऊपर हमला, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच में जो ये मामला आ गया है कतर का, अगर वाकई में ट्रंप की इच्छा होती कि वो ईरान के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर देते, तब वो कतर के अंदर क्यों बातचीत कर रहे होते? बाकायदा वहां फॉर्मूले पे चर्चा हो रही है दोनों देश के, और ये समझौते की कोशिश की जा रही है और समझौता निकलेगा। इसमें युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा, ये मैं आज से 1 महीना पहले भी कह चुका हूं, फिर भी मैं इस बात को दोहराता हूं। तो अब इन तीनों को जोड़ने का एकमात्र अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को यह लगता है कि थोड़ी बहुत नेतन्याहू की बातों को मान लेना चाहिए, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी ईगो को थोड़ी सी मसाज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए एक तरफ वो अब्राहमिक एकॉर्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ईरान के ऊपर बमबारी भी कर रहे हैं, और इस बीच वो कतर में समझौते की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है। अब अब्राहमिक एकॉर्ड को लेकर आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। हाँ। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है, और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। यह बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक एकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। आशुतोष जी, एक ही दो कंट्री, पाकिस्तान बोला आपने, कहा यूएई बोला, और उन्होंने विरोध कर दिया। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहां थी? कहां से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। देखिए इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह अर्थ हो सकता है कि ट्रंप ने पहले से पाकिस्तान से बात कर रखी हो कि इस तरीके का प्रपोजल आएगा और तुम उसका जबरदस्त तरीके से विरोध करना, यह भी संभव है इजराइल को मैसेज देने के लिए। और यह भी संभव है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इजराइल को मानने के लिए तैयार हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर ये उसकी जो अवाम है वो उस बात को नहीं मानेगी। तो दोनों चीजें इसमें संभव है। मेरा मानना है कि ज्यादातर यह संभव है कि ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान इसका जबरदस्त विरोध किया है, क्योंकि पाकिस्तान और आज की तारीख में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो और दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते क्या हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है, और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशुतोष जी, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक हिसाब से पोस्ट किया तो उसमें बाकी देशों के अब्राहमिक अकॉर्ड के बारे में बाकी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से अपील की गई थी, और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ नहीं थे, आसिम मुनीर थे।
तो ये क्या बताता है? अब तो खुला साफ साफ तौर पर ऐलान हो गया कि पाकिस्तान को चलाती है सेना, और बोले हैं विदेश मंत्री। दो चीजें हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस वक्त बीजिंग की यात्रा पे है, वो इस वक्त चीन में है, तो हो सकता है उनका क्लैश हो। और दूसरी बात, इसमें कहां किसी को संदेह है कि पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की आर्मी ही है। और आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वो सिर्फ इसलिए हो पाई है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा है उसको मालूम है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी सेना के पास है। तो ऐसे में सेना के प्रमुख से ही बात क्यों ना की जाए, तो उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लिया प्रधानमंत्री कोई डील करके आते हैं और उसके बाद सेना उसको मना कर देती, तो फिर क्या होगा? तो उस डील का तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ट्रंप कम से कम इतने समझदार तो हैं, या दूसरे देशों के नेता इतने तो समझदार हैं को जानते हैं कि असली ताकत आसिम मुनीर के पास है। आप आसिम मुनीर के साथ किसी तरीके की बातचीत कर लीजिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ डील करना है, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना सबसे आसान काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये उसका असर है। इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को वहां की सेना चलाती है, वहां की जो अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो नहीं चलाती। अगर सिविलियन गवर्नमेंट चला रही होती तो इमरान खान पिछले कई सालों से जेल के अंदर नहीं होते, और आसिम मुनीर लंच और डिनर पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात नहीं करते। तो जी, पहले कहा जा रहा था कि जो इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो ट्रंप के एक हिसाब से को पायलट थे, दोनों लोग चला रहे थे। अब जब बताया जा रहा है कि वो पैसेंजर हैं और ट्रंप अकेले चला रहे हैं, तो बट उनके लिए ट्रंप करेंगे? आपने कहा कि उनको ईगो के लिए कि चलो ठीक है, एक छुटपुट घटना कर दी, यहाँ पर अकॉर्ड की बात कर ली, ये आपको लगता है इजराइल के लिए इसलिए होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे कोई एक शैतान बच्चा घर के अंदर होता है, बहुत जिद्दी बच्चा होता है, उसको कहे मुझे तो चांद चाहिए, तो बाप क्या कहते हैं, चांद थोड़ी लेके आए थे उसके लिए। थोड़ा सा कटोरे में पानी में चांद को उतार के देखता, हाँ देखो चांद आ गया तुम्हारे कटोरे में। तो चीन तो बाहर बैठकर एकदम मस्ती से सारे कार्यक्रम को देखेगा, और आर्थिक स्तर पर और राजनयिक स्तर पर अमेरिका को नुकसान होगा, जिसका फायदा सीधे चीन को होगा। तो अब अमेरिका या ट्रंप ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कि उसको चीन को कोई फायदा हो, और खुद अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं वो जो है वो इजराइल के समर्थन की वजह से जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो अलोकप्रियता बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि ट्रंप के अब युद्ध से बाहर निकल चुके हैं, अब कोई युद्ध नहीं होने वाला वहां पे। तो जी, जाते जाते अब पुरानी बात याद आ गई। आपने कहा कि मुझे लगता है अंकुर आप मेरी बात से सहमत नहीं है। नहीं, मैं आपकी कई बातों से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन वहां पर मैं शांत हो जाता हूं कभी। लेकिन जो भारत है, जो पाकिस्तान ने अभी किया, तो बोल गया ट्रंप के खिलाफ। आपने कहा हो सकता है ट्रंप ने ये बात कही हो, वहां पर अगर हमारी सरकार होती, सेम भाषा होती या चुप रहती? देखिए, भारत वो लेवरेज खो चुका है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी वो अब है नहीं, और इसके लिए भारत सरकार की जो मोदी सरकार है उसकी डिप्लोमेसी उसके लिए जिम्मेदार है। जिस दिन आप युद्ध के पहले आप इजराइल गए और वहां की संसद को आपने संबोधित किया, और उसके 2 दिन बाद वहां हमला हुआ, और फिर जब ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ और आप चुप रहे, उस दिन आपने वो लेवरेज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपने खो दी। आज की तारीख में जिस तरीके से गजा के अंदर नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से गजा के अंदर लोगों का जो तबाही मचाई गई है, उससे आप कितनी भी मिजाज पुरुषी किसी भी मुस्लिम देश की कर लीजिए, वो आपके साथ एक सीमा के बाद खड़े नहीं होंगे।